हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस हब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज जीएस वर्ल्ड द्वारा संचालित है। ये टेस्ट सीरीज आपके आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसके लिए भी ये बेहद इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। इसको आप लोग उसके लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे टेस्ट नंबर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 महीने का टाइम है प्रीलिम्स में। तो 2 से 3 महीने का जो टाइम है उसको आप लोग बिल्कुल वेस्ट मत करिए। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि टाइम कैसे गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा। अभी तो शादी सीजन भी स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग सोचेंगे एक शादी अटेंड कर लें, दूसरी अटेंड कर लें, ऐसे ही सारा टाइम चला जाएगा। फिर बचेगा कितना? 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 1 दिन। इसलिए प्लीज़ अभी टाइम है, तो जो भी आपका वीक पोर्शन है उस पर काम करिए और अच्छे से उसको तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे जीएस साइंस, जनरल साइंस का आज हम जो है टेस्ट सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने हिस्ट्री का तीनों खंड, यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, ये 7 टेस्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो चैनल पे अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमको कुछ बेहतर करने के लिए उत्साहित करता है। देखिए, यहाँ पे बाइलिंगुअल ये टेस्ट सीरीज है, और ये पीडीएफ, इसका पीडीएफ जो है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और टेलीग्राम का लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और पीडीएफ के साथ साथ हम टेलीग्राम पे और भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं करंट अफेयर के साथ। तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, जीव विज्ञान अध्ययन करता है। जीव विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो जीव विज्ञान जो है यह केवल जीवित प्राणियों का अध्ययन करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान, बायोलॉजी सभी जीवित प्राणियों का अध्ययन करता है। जीव विज्ञान का विभाजन विज्ञान की 2 शाखाओं में किया जाता है। जंतु विज्ञान जो जंतुओं का अध्ययन करता है, और वनस्पति विज्ञान वनस्पतियों का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। किससे देखा जा सकता है? तो इसको देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डच वैज्ञानिक एंटोनिवान ल्यूहाक ने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी दे दांत के खुरचन में जीवाणुओं को देखा और इन्हें सूक्ष्म जीव कहा। तो जीवाणुओं की खोज किसने की? तो एंटोनिवान ल्यूहाक ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में सत्य है? तो यहाँ पे इनमें से जो कथन तीनों दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कोई कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखते हैं क्यों सत्य नहीं है। ये जीवित व मृत की सीमा पर होते हैं। गलत है। विषाणु जो होते हैं वह जीवित और मृत की सीमा पर होते हैं। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवित और मृत के बीच में कड़ी का काम कौन करता है, तो वो विषाणु होते हैं, वायरस। जो ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जो होते हैं, इनके संदर्भ में ये कथन गलत है। ये कथन जो है ये वायरस के संदर्भ में सही है। बैक्टीरिया के संदर्भ में ये कथन गलत है। दूसरा कथन है कि ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। तो यूग्लिना जो होता है वनस्पति और जानवरों के बीच की जो सीमा होता है, कड़ी जो होती है, वह यूग्लिना होता है, ना कि बैक्टीरिया। तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है, ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा पर होते हैं। उपयुक्त में से कौन से सही है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि ये फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि अनावृत बीजी पौधे फूल देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। ये जो क्वालिटी है ये अनावृत बीज की है, ना कि जीवाणु की। तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम यहाँ पे आवश्यक है, और जिसको
हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की, जिसका लो होता है, तो उसको बोला जाता है कि आप सेब वगैरह यूज करिए, क्योंकि सेब में जो है अच्छा खासा पोटेशियम की मात्रा मिलती है। तो यहाँ पे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पायरिडॉक्सिन है। पायरिडॉक्सिन क्या है? तो पायरिडॉक्सिन जो है विटामिन B6 को कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो ये जो हार्मोन है यह है सिक्रेटिन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिक्रेटिन जो है ये हार्मोन, अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो है यह सिक्रेटिन है, जिसके फलस्वरूप अग्न्याशय से 5 अग्न्याशयी रस एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, यूमरेनिन का स्रावण होता है। इसमें एमाइलेज और माल्टेज कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तथा लाइपेज वसा को पचाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? किस स्थान पर होती हैं? तो यह होती हैं लेंस पर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कार्निया तथा नेत्रोद से गुजरने के बाद लेंस पर आपतित होती हैं तथा इससे अपवर्तित होकर रेटिना पर पड़ती हैं। रेटिना पर वस्तु का उल्टा, छोटा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। हमेशा याद रखिएगा, वो जो वस्तु का जो छायाचित्र हमारे यहाँ पर पड़ता है वो हमेशा उल्टा बनेगा, छोटा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन जो है यह आयन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन का कण आयन त्वरण मशीन है, जिसमें आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, जिसमें प्रोटॉन, अल्फा कण तथा ड्यूट्रॉन आदि के वेग से उच्च वेग उत्पन्न होता है। यह आयन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन क्या है कि सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। कारण है कि सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो इसका जो है पहला कथन सही हो जाएगा, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गति प्रेरक का कार्य होता है। गति प्रेरक का कार्य क्या होता है? तो गति प्रेरक का कार्य होता है एक ऐसा चिकित्सा उपकरण है जिसके माध्यम से हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गति प्रेरक का इंग्लिश वर्जन होता है पेस मेकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह होगा, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। यह जो क्षेत्र है यह है आनुवंशिक विभिन्नता के। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा संचालित मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1968 में यह परिकल्पना की गई कि दुर्लभ प्रजातियों को बचाने के लिए उनके मूल आवास में ही संरक्षित करते हुए उनके समग्र पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ परिवर्धन की स्थितियां पैदा की जाएं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण जो है, यह जो कार्यक्रम है यह यूनेस्को द्वारा 1968 में लाया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तारे अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। 1 और 2 यहाँ में दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है? यहाँ पे पोटेशियम अल्पता से कौन सी बीमारी होती है? तो गुर्दा क्षति तथा पेशीय लकवा हो जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। पोटेशियम शरीर के लिए आवश्यक खनिज तत्व है, जिसके स्रोत हैं मांस, दूध, अनाज, फल व सब्जियां। इसका महत्व अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन तथा तंत्रिकाओं को कायिकी से है। इसकी कमी से उच्च रक्तचाप, पेशियों की दुर्बलता, अंगघात का खतरा होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट बने होते हैं, जो जैसे कैप्सूल वगैरह होता है उसका जो ऊपर का खोल बनता है। आप लोग कैप्सूल को कभी खोल के देखिएगा कि उसके बीच में चूर्ण डाला रहता है, दवा का चूर्ण रहता है, वो उसके ऊपर जो लगा होता है वह
स्लेस यानी कि स्टार्च का बना होता है, तो उसको उस पर चढ़ाया रहता है कैप्सूल, इसलिए जब वो अंदर जाता है तो बहुत जल्दी घुल जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्लेस का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। औषधि वितरण में काम आने वाले संपूर्ण कैप्सूल श्लेष्म झिल्ली के बने होते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का जो प्रमुख घटक है यह है फ्रक्टोज, यानी कि फूलों के रस से मधुमक्खी लोग इसको बनाती हैं शहद को, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी का मुख्य उत्पाद शहद है। इसमें मुख्यतः दो शर्कराएं के रूप में फ्रक्टोज तथा माल्टोज जल इत्यादि पाया जाता है। तो मेजर पोर्शन किसका होता है? फ्रक्टोज का होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पुणे में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस पुणे में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल है एक। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉयड है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉयड होता है। यह रक्त में पाए जाने वाला पीले रंग का एक मोम जैसा वसीय पदार्थ होता है। यह पदार्थ जब रक्त में अधिक हो जाता है तो रक्त नलिकाओं में थक्का बनाकर रक्त प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, और ये जो अवरोध उत्पन्न होता है और धीरे धीरे वो उस स्थान पर कोलेस्ट्रॉल जमा होता जाता है, जमा होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो उसमें से मतलब कि ब्लड वगैरह निकलने लगता है, तो क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल है एक क्या है? तो यह स्टेरॉयड है। नेक्स्ट प्रश्न है, कम वोल्टेज पर कार्य करने वाला विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्यों जल जाते हैं? तो यह जल जाते हैं, वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः कर जल जाते हैं, क्योंकि कम वोल्टेज विद्युतीय विसर्जन प्रारंभ कर देते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समृद्ध यूरेनियम होता है। समृद्ध यूरेनियम क्या होता है? तो यह होता है प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? किस उद्योग में अभ्रक जो है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो अभ्रक का कच्चे माल के रूप में विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होता है। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये जानते रहिएगा कि अभ्रक के लिए जो झारखंड में कोडरमा का खान है वो फेमस खान है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और भारत अभ्रक का विश्व में प्रथम उत्पादक देश है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? शांतिकारक औषधि के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड KBR का उपयोग नींद लाने की दवा के रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि व्यक्ति दूर के पिंडों को अस्पष्टता देख सकता है, बिल्कुल सही है। लेंस का नभ्यांतर अधिक होता है, ये भी सही है। निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस पर बनता है, ये भी सही है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो अब बचा एक, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग न करके उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में होता है और उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि में होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेल्सियस और फारेनहाइट थर्मोमीटर में दोनों के ताप का प्रेक्षण समान होता है जब ताप का मान कितना होता है जब दोनों समान होते हैं? तो -40 डिग्री। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सूची को सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया हुआ है भौतिक राशियाँ, सूची 2 में है इकाई। तो त्वरण का मात्रक क्या होगा? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ए का हो जाएगा चौथा। बल का मात्रक होता है न्यूटन। कृत कार्य का होगा जूल, और आवेग का होगा न्यूटन सेकंड। तो इसका जो कूट बनेगा यह होगा 4312। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी जैव
यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संसार के सभी जैव तथा अजैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से निर्मित हैं। कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व कार्बन ही होता है, जो अपने सहसंयोजनक बंधों द्वारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि तत्वों से जुड़कर यौगिक का निर्माण करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। पहला है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहा जाता है। दूसरा है, हीरा तांबा व लोहे से कठोर है। तीसरा कथन है, वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। चौथा कथन है, नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला और दूसरा कथन सही है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को भी क्विक लाइम कहा जाता है, सही है। और हीरा तांबा व लोहे से कठोर है, ये भी सही है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि अगला प्रश्न, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। पहला है, पीतल तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। दूसरा है, मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। तीसरा कथन है, पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। चौथा कथन है, फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा और चौथा गलत है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या? तो जिनका परमाणु भार भिन्न तथा परमाणु क्रमांक समान होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग क्या है? तो यह रोग होता है मेनिंजाइटिस। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने के कारण मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदूषकों को उनके दीर्घकालिक प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड तो यह केंद्रीय नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, ए का हो जाएगा चौथा। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वह स्वास्थ्य संबंधी रोग है। धूल कण से कैंसर होता है। और सीसा जो है लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4 4 3 2 1। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ईईजी, तो ईईजी जो है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ जो है यह मस्तिष्क के लिए है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है यह हृदय के लिए है। और ईओजी ऑप्शन सी जो है इसका जो होगा यह आंख से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी ऑन्कियोलॉजी ग्राफ ये आंख से संबंधित है। और ईएमएल जो है यह मांसपेशियों से संबंधित है। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 3 4 2 1 3 4 2 1। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून परिघटना कब होती है? तो ब्लू मून परिघटना जो होती है यह होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? किससे तुलना की जा सकती है? तो यह तुलना की जा सकती है फिल्म से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है? तो यह बताता है भ्रूण के लिंग को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एमनियोसेंटोसिस गर्भवती महिलाओं में किया जाने वाला एक प्रसव पूर्व परीक्षण है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के जन्म दोषों जैसे डाउन सिंड्रोम तथा गुणसूत्र विषमता आदि की जांच की जाती है। इस परीक्षण के तहत विकसित हो रहे भ्रूण के चारों ओर विद्यमान उल्बीय द्रव्य की कुछ मात्रा निकालकर उसका विश्लेषण किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। भ्रूण के लिंग परीक्षण को एमनियोसेंटोसिस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए
आवश्यक नहीं है। कौन सा यहाँ पे आवश्यक नहीं है? तो आयोडीन जो है यह आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। आयोडीन ऐसा तत्व है जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। बाकी कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन ये दांतों और अस्थियों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकीय तंत्र के विषय में सही नहीं है? कौन यहाँ पे सही नहीं है? तो यह एक बंद तंत्र होता है, यह यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि पारिस्थितिकीय तंत्र अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। यह बंद तंत्र न होकर खुला तंत्र होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? एक गिलास पानी पीने से आपको 0 कैलोरी मिलेगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? कौन यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता यानी कि अंडाकार कक्षीय मार्ग संबंधित है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की तिर्यकता झुकाव ये भी संबंधित है। विषुव आयन पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति ये भी संबंधित है। सौर किरणित ऊर्जा यानी कि सौर विकिरण ये संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे पूछा भी गया है कि कौन संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सौर विकिरणित ऊर्जा जो है इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है? तो पौधे नाइट्रोजन के नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन क्या है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। कारण क्या है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान नहीं रहता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही कथन होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला सही है, मतलब कथन सही है परंतु कारण गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पशुओं के आंत में समानता कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज को तोड़कर पाचन करने में मदद करते हैं, परंतु मनुष्यों में ऐसा नहीं है। सेलुलोज के उदाहरण कपास में 90%, जबकि स्टार्च को अपघटित करने वाले एंजाइम डायस्टेज मनुष्य में विद्यमान रहता है। यानी कि जो कथन 2 में दिया हुआ है कि डायस्टेज विद्यमान नहीं रहता है, ये गलत है। डायस्टेज मानव शरीर में विद्यमान रहता है, तो इसीलिए कारण गलत है, कथन सही है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो ये खमीर है सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? कौन सा यहाँ पे सही क्रम है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य, ये बिल्कुल सही सीक्वेंस है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? पहला है जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, दूसरा है तैल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, तीसरा है सौर धधक में वृद्धि और चौथा है अत्यधिक वनोन्मूलन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पे चुनना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है, यानी कि यहाँ पे सौर धधक में वृद्धि ये नहीं होगा। बाकी जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तैल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन और अत्यधिक वनोन्मूलन, ये तीनों कारण होंगे। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पे सही है, तीसरा सही नहीं होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? किसकी ऊर्जा यहाँ पे अधिकतम होती है? तो यहाँ पे एक्स किरणों की ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक्स किरणों में ऊर्जा अधिकतम होती है। ये किरणें अति सूक्ष्म आवेशित कणों की बनी होती हैं। इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विद्युत क्षेत्र के क्षण ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। इन कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इन किरणों की वेधन क्षमता कम होती है। ये किरणें फाइटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास किस पर आधारित है? तो यह आधारित है परिवहन एवं संचार का विकास पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो होता है यह कूड़ा कचरे को जलाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इंसिनरेटर्स का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक कचरे को जलाने के लिए किया जाता है। इंसिनरेटर्स का अर्थ ही होता है जलाना। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? किसका वेग अधिकतम होता है यहाँ पे? तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राफीन होता है। ग्राफीन क्या होता है? तो ग्राफीन जो है यह कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ये भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण है। तो कथन है, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। दूसरा है कि मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे कारण गलत है। तो यहाँ पे अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, वे मनुष्य की खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। मानव का अंग सूक्ष्म पोषकों का संश्लेषण नहीं करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ कि मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि मानव अंग जो होते हैं सूक्ष्म पोषकों का संश्लेषण नहीं करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे कारण जो है यह गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ है पहला है वे जैव उत्प्रेरक हैं। दूसरा है वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। देखते हैं पहला कैसे गलत है। वे जैव उत्प्रेरक हैं। सॉरी, यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वे जैव उत्प्रेरक भी होते हैं और शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ ये उत्पादित होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से कौन संबंधित है? तो नीला हरा शैवाल संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नीला शैवाल या एल्गी पादप जगत का सबसे सरल जीव है जो प्रकाश संश्लेषण के क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। शैवाल प्रायः हरित लवक युक्त संवहन ऊतक रहित स्वपोषी होते हैं। ये ताजे जल, समुद्री जल, गर्म जल के झरनों, कीचड़ एवं नदी तालाबों आदि में पाए जाते हैं। इनमें नील हरित शैवाल का उपयोग ऊषर भूमि का उपजाऊ भूमि में परिणत करने में होता है। नॉन स्टॉक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्याम विवर होता है। श्याम विवर क्या होता है? तो श्याम विवर जो है यह सिमटा हुआ तारा होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? क्या घटित होता है? तो यह घटित होता है त्रिज्या इसकी बढ़ जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? सुपोषण के संबंध में तो पहला कथन है, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। दूसरा कथन है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर यहाँ पे देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। जब कोई जल क्षेत्र खनिजों एवं पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है तो यह शैवाल एवं जलीय पादपों में वृद्धि को प्रेरित करता है। यह प्रक्रिया सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उस जल निकाय में घुलित ऑक्सीजन में कमी आ जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु है। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति का विचार कीजिए। निम्नलिखित आकृति पर विचार कीजिए। ये किसको प्रदर्शित करता है? यहाँ स्थैतिक ऊर्जा दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थिति है और इस तरफ है स्थैतिक ऊर्जा। अब ये किसको प्रदर्शित? निम्नलिखित आकृति पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे नीचे प्रश्न है, ऊपर दी गई आकृति में निम्नलिखित में से कौन चिन्हित बिंदु वस्तु की अस्थायी स्थिति को सूचित करता है? अस्थायी स्थिति को कौन सा यहाँ पे सूचित करता है? तो ऑप्शन यहाँ पे इसका सी आंसर होगा। ए और सी जो है यह इसकी अस्थायी स्थिति को सूचित करता है, यानी कि ये ए और सी जो है ये अस्थायी स्थिति को सूचित करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रकाश का तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किस भौतिक शास्त्री ने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत, तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो था यह हाइजीन ने दिया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उष्मा चालकता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा यहाँ पे एक सही है? उष्मा चालकता के लिए तो यहाँ पे स्टील, जल और लकड़ी। स्टील की जो चालकता है सबसे अधिक होगी, फिर जल की होगी और फिर लकड़ी की होगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता है? सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये आवश्यकता होती है अति उच्च ताप और अति उच्च दाब के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में घरेलू प्रयोजन के लिए बिजली का वितरण किस रूप में किया जाता है? तो बिजली का जो वितरण है यह किया जाता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक उष्ण वस्तु जब ऊष्मा विकिरण के रूप में अपनी ऊष्मा अपने प्रतिवेश में छोड़ देती है, ऊष्मा हानि की दर किस पर निर्भर रहती है? ऊष्मा हानि की दर किस पर निर्भर रहती है? तो वस्तु और प्रतिवेश के तापमान के अंतर पर निर्भर होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोहरा में पीले रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? कोहरे में पीले रंग के प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यह किया जाता है सभी रंग में लाल रंग और नारंगी रंग को छोड़कर पीले रंग का तरंगदैर्घ्य दीर्घतम होता है, किंतु लाल रंग का प्रयोग पहले से ही ब्रेक लाइट और विराम लाइट के रूप में हो चुका है, जबकि नारंगी रंग का परिवहन उसके लाल रंग से समरूपता के कारण किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार के अग्रदीप हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा है? हेडलाइट में क्या प्रयोग होता है? तो हेडलाइट में जो है परवलयिक अवतल प्रयोग होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हेडलाइट में अवतल दर्पण रहता है, लेकिन साइड के मिरर जो होते हैं वह उत्तल होते हैं, याद रखिएगा। तो कौन सा अवतल होता है? तो यह परवलयिक अवतल होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समान त्रिज्या की एक लोहे की और एक काठी की गेंदें निर्वात ऊंचाई से मोचित की गई, भूतल पर पहुंचने में लगने वाला समय क्या होगा? यानी कि एक निश्चित ऊंचाई से लोहे की गेंद और लकड़ी की गेंद को छोड़ा गया, निर्वात में छोड़ा गया है, तो भूतल पर दोनों कब पहुंचेंगी, मतलब दोनों के बीच में कितना अंतर होगा? तो यहाँ पे जो है चूंकि निर्यात में है तो दोनों बराबर समय पे पहुंचेंगी, एक साथ ही पहुंचेंगी, उसमें कोई मतलब ग्रेविटी नहीं लगेगी, तो लोहे की गेंद पहले नहीं पहुंचेगी, दोनों साथ साथ ही पहुंचेंगी क्योंकि निर्वात में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या है कि लाल रुधिर कोशिकाएं जल में रखने पर फूट जाती हैं। दूसरा क्या है कि परासरण परिघटना के कारण जल लाल रुधिर कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही होगा, यानी कि कथन तथा कारण दोनों सही है, और कथन कारण जो है या कथन की व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित जल संक्रामक बीमारियों में से कौन सी एक बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती? कौन सी एक ऐसी बीमारी है जो कि यहाँ पे बैक्टीरिया की वजह से नहीं हो रही है? तो यहाँ पे जो यकृत शोथ दिया हुआ है ये बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परंपरागत कर्णपाली छेदन प्रक्रम में खून नहीं बहता, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि कर्णपालियों में पाए जाने वाली उपास्थियों में शरीर के अन्य भागों के विपरीत अपेक्षाकृत कम खून की आपूर्ति होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रुधिर के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक भाग शरीर की रक्षा का काम करता है? कौन सा एक भाग है जो शरीर की रक्षा का काम करता है? तो श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं WBC, ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं और दूसरी बीमारियों से शरीर की रक्षा करती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलियो बीमारी किसकी वजह से होती है? पोलियो बीमारी किसकी वजह से होती है? तो यह विषाणु की वजह से होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पोलियो वायरस विषाणु से होता है जिससे गला, रीढ़ व नाड़ी तंत्र प्रभावित होता है। तो आज के लिए इतने प्रश्न रहने देते हैं, यानी कि 70 प्रश्न तक हमने आज इस वीडियो में सॉल्व कर लिया है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि
जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।